हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये दोनों सवाल जो मैं लेकर आया हूं, पहला सवाल सीबीएसई 2014 का है और दूसरा सवाल सीबीएसई 2011 का है। ठीक है, और ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के सवाल बनते हैं और इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको इस तरीके के सवाल से आपको अपने आप को रूबरू करना होगा और उसके अलावा इन सवालों के द्वारा मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप नेगेटिव स्टेप मार्किंग जो आपका है वो आपको फुल मिले और उसमें आपके मार्क्स नहीं कटे। तो और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल और देखेंगे कि कैसे हम एकदम सिस्टमैटिकली लिखेंगे आज। ठीक है, और स्टेप मार्किंग जो है वो हम कटने नहीं देंगे, फुल मार्क्स लेकर आएंगे उसमें। ठीक है, तो पहला सवाल है, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि नहीं? टोटल सरफेस एरिया ऐसे लिखेंगे मत, पूरा लिखेंगे लंबा जाएगा, तो TSA लिखते हैं हम, TSA। ठीक है, तो TSA लिखेगा, TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर भी लिख सकते थे लेकिन सॉलिड लिखा हुआ है तो लिख दीजिए। TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इज इक्वल टू होता कितना है, 3πr²। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, आपके किताब में सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, तो TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर होता है 3πr², आपको पता है, और ये दिया कितना गया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है गिवन, तो गिवन लिख दीजिए यहाँ, गिवन मतलब दिया गया है, ये दिया गया है और ये आपको पता है। ठीक है, तो यह यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं अगले स्टेप में। तो 3πr² इज इक्वल टू 462, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना कोई जरूरी नहीं और नहीं लिखेंगे तब भी अच्छा रहेगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ले लेंगे πr² और ये 3 मल्टीप्लीकेशन में था लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में डिवीजन में चला जाएगा, तो हो ये जाएगा कि 462 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि πr² 462/3 के बराबर है। तो अब ये आएगा कितना, तो इसके लिए आप डिवीजन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही तरीका ये रहेगा कि मतलब जब माइंड में डिवीजन करने का आप प्रयास करें। ठीक है, तो आप देखिए कि 462 से सबसे पास ऐसा नंबर कौन सा है जिसकी तरफ आप पहुंच सकते हैं आसानी से, आपका दिमाग उस पर पहुंच सकता है। तो आप देखते हैं 450, ये डिवाइड हो जाता है 3 से 150 टाइम्स में। ठीक, क्योंकि 3 × 15 होता है 45, ये आपको पता है, और 450 अगर है तो 3 × 150 होगा 450, तो ये आपको पता है। इस तरीके से दिमाग चलाना शुरू कर दीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगी। और ये जो बचा हुआ 12 है 462 में से, अगर आप 450 हटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 बचेगा, तो वो जो बचा हुआ 12 है वो कितने में डिवाइड होगा, 3 से 4 टाइम्स में, तो आप उसको ऐड कर दीजिए वहां पर, यानी 154 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई ऐसे नंबर के पास पहुंचिए जहां पे आपको पता है कि ये इतने से डिवाइड हो जाता है, और उसके आसपास आप जाइए और जो भी नंबर बचता है उसको आप डिवाइड करके जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 12 बचा, उसको हमने 150 में 4 जोड़ के 154 ले आए। तो इस तरीके से डिवीजन आप करेंगे तो आपका जो समय है वो बचेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लंबा डिवीजन होता है तो आपको करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये तो 154 है, 154 है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पाई के वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इंटू r² इज इक्वल टू 154। और नेक्स्ट स्टेप में ये होगा
कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 बाई 22, क्योंकि यहाँ पर 7 डिवीजन में था, वहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला गया, और यहाँ लेफ्ट में 22 मल्टीप्लीकेशन में था तो वहाँ पर डिवीजन में चला गया, नीचे चला गया। तो ये कितना आएगा? तो 22 को अगर आप 154 से डिवाइड करने का प्रयास करें तो आता कितना है वो हम देखते हैं। क्या मतलब डिवीजन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर आप ध्यान दें तो 22 इंटू 10 जो है वो होता है 220, और उसमें से अगर आप 154 को माइनस करेंगे तो बचता है 66। क्या 66 डिवाइड होता है? जी होता है। तो अगर आपने जो नंबर माइनस किया है, जो नंबर माइनस कर ये नंबर आया, और वो नंबर जिसको आपने सोचा 22 इंटू 10 220 और 154, दोनों अगर 154 नहीं 220 और 66 अगर दोनों डिवाइड हो रहा है 22 से, तो 154 भी डिवाइड होगा। कितने में होगा? तो 22 इंटू 366 होता है, और 22 इंटू 10 220 होता है। तो इसको माइनस कर दीजिए 10 माइनस 3, तो 7 बचता है। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 154 बाई 22 7 होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। दिमाग को उस तरीके से बनाइए, उस तरीके से सोचने के लिए मजबूर कीजिए। कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसे कैलकुलेशन करने आती है, कुछ लोगों को नहीं भी आती है, तो आप सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आती है तो उम्मीद है कि आपको आती होगी। ठीक है, तो ये हो गया 7। तो हुआ कितना? 7 इंटू 7, यही बचेगा, और ये आएगा 49। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, तो इसके बाद हम मिटा के आगे लिखते हैं। तो आर स्क्वायर आया 49, तो अगले स्टेप में आप लिख देंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और उसके अगले स्टेप में आप शायद यहाँ ना दिखे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, प्लस माइनस 7 नहीं होगा, क्योंकि रेडियस एक डिस्टेंस है और ये माइनस में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 7, रेडियस जो है आपका वो 7 निकल गया। और इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 के बाद आपको अगले लाइन में r इज इक्वल टू 7 लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसको हमें मिटा देना है और आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि रेडियस तो 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो रेडियस हम लोग का है 7 cm। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है। पता है कि नहीं पता है? उम्मीद है कि आपको जरूर पता होगा। तो आपको लिखना होगा वहां पर, उसके बाद आप लिखते रहिए। जितना आपने लिखा था उसके बाद उसको आपको लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ये दिया नहीं गया है, लेकिन आपको पता करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क भी दे दीजिए, नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, किताब में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की किताब में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। हाँ, तो इसका प्रयोग करके हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। सवाल में दिया भी यही गया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा। ठीक है, तो अगर रेडियस आपको पता चल जाए तो पाई का वैल्यू आपको पता है 2/3 है ही, तो आर का वैल्यू आपको पता भी है 7 cm। तो पता चलना क्या है? पता है आपको। तो चलिए सिंपल कैलकुलेशन है बस। 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, आर का स्क्वायर 7 इंटू 7, आर का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, आर का पावर 4 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है ये क्या होता है। तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये तो खत्म हो गया। अगले स्टेप में आप लिखेंगे 44/3, 2 इंटू 22 44 हो गया, डिवाइड में 3 है, और यहाँ हुआ ये 49, तो 44 इंटू 49। अब हम फिर से वही दिमाग लगाते हैं जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आप एक काम कीजिए कि आप 44 इंटू 50 करके देखिए एक बार। ठीक है,
तो 44 इंटू 50 कितना होगा? 44 इंटू 5 कितना होगा? 220 होना चाहिए, होगा, क्योंकि 44 इंटू 10 440 होता है, तो 44 इंटू 5 220 होगा। तो अगर 220 होगा तो 44 इंटू 50 कितना होगा? 2200। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, 2200 मतलब 2200, और उसमें से आपको एक घटाना है। ठीक है, मतलब 50 से गुना नहीं कर रहे हैं, 49 से कर रहे हैं। तो 44 इंटू 1 कितना होता है? 44 होता है। तो आप 44 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, बचता कितना है? 2156। तो ये हो जाएगा 2156 डिवाइडेड बाई 3। ये आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो आप जल्द से जल्द मतलब इस तरीके को अपना पाएंगे। ठीक है, तो आसान तरीका है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लंबा नहीं करना पड़ता है। तो 2156 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब क्या करना है? अब देखिए कि आपको 21 तो पता है कि 7 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 21 डिवाइडेड बाई 3 7 आता है। तो अगर 21 डिवाइडेड बाई 3 7 आता है तो 2100 कितना आएगा? 700। मतलब डिवाइड अगर आप ये करेंगे 21 बाई 3 तो ये 7 आता है, तो 2100 बाई 3 करेंगे तो ये होगा 700। 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ 2 जीरो बढ़ गया, तो 700 कम से कम तो होने वाला है। और बचा कितना? 56। तो 56 को 3 से डिवाइड कर लीजिए और जो भी आए उसको 700 में जोड़ दीजिए। तो अगर आप 3 को 56 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 54 3 से डिवाइड होता है 18 बार में। ठीक है, 18 बार में होता है, तो 18 तो यहाँ पर आ ही गया आपके पास। और अगर आपको 18 नहीं पता तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है, पता होगा ही, ये तो बहुत आसान है ही। तो 18 हो गया, तो 718 भी कंफर्म है, इतना तो है, इससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सिर्फ अब बचा 2, मतलब 56 जो हमारा बचा हुआ था उसमें 54 तो हमने उड़ा दिया, 718 हमारा हो गया। अब बचा है सिर्फ 2। 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको कहा जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप करेंगे तो ये आएगा 0.66। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है जान लीजिए इस तरीके से, क्योंकि आपको 1 के 3 हिस्से लगाने हैं। अगर आप 1 के 3 हिस्से लगाएंगे तो ये होता है 0.33। अगर 2/3 करेंगे तो 0.66 हो जाता है। तो इसको भी आप जोड़ दीजिए उसमें, तो आपका आ जाएगा 718.66। इसको समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो सवाल बनाने में तो ये मतलब झट से दिमाग में आपके आ जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक आती है, इस तरीके से आपको करना आता है, तो बहुत जल्दी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आप जवाब देंगे। तो यही है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? 718.66 cm3। तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया किस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के बाद इस फॉर्मूले में बस पुट किया, कैलकुलेशन था और हम यहाँ तक पहुंच गए। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है एमसीक्यू है, तो यहाँ पर स्टेप मार्किंग के बारे में नहीं सोचना है। तो एमसीक्यू के लिए क्या करना है देखते हैं। रेडियस ऑफ a sphere becomes 3 times. If the radius of a sphere becomes 3 times, then its volume will become 3 times, 6 times, 9 times, 27 times. यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। देखते हैं क्यों आसान सवाल है। आप बताइए कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमी हट गया और यहाँ पर 2 आ गया, 2 और बढ़ गया, 4 हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर वॉल्यूम कुछ होगा और रेडियस कुछ होगा, तो अगर रेडियस को आप 3 गुना कर दें, रेडियस जितना भी है उसको 3 गुना कर दें, मान लीजिए अगर रेडियस 3 हो तो 9 हो जाए, तो आपका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? यही सवाल पूछा गया। तो ये मान लीजिए कि ये R जो है वो 1 है, बस मान लीजिए, और अब आप इसको 3 टाइम्स करने वाले हैं। सवाल में यही कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो आपको पता है,
तो सवाल में ये कहा गया है कि अगर रेडियस 3 टाइम्स हो जाए तो वॉल्यूम का क्या होगा। देखते हैं वॉल्यूम का क्या होगा, देखते हैं। तो r³ है, तो यहां पर हम क्या करते हैं 4/3 पाई, अब r को 3 टाइम्स करना है तो कितना आएगा। मान लीजिएगा अगर r3 होता, r = 3 होता मान लीजिए, तो इसका 3 टाइम्स क्या होता है 9 होता है। तो 9 एक्चुअली क्या है 3 × 3। तो अगर r को आप 3 मान रहे थे तो अब आप 3 को r मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 3r। ठीक है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, जो भी नंबर दिया गया है। तो r को ही आप मान रहे हैं, यहाँ पर आप नंबर का प्रयोग मत कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4/3 पाई 3r का क्यूब। r को 3 टाइम्स किया गया तो उस पे भी क्यूब लगेगा, 3 पे भी क्यूब लगेगा। ठीक है, उस पे भी लगेगा, ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ r लगा दिए, 3 पे भी लगेगा, क्योंकि r जो है वो 3r से रिप्लेस हो गया है। 3 जो है वो 9 से रिप्लेस हो गया है, जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया था। तो ये आपका नया आंसर निकल के आया। और कहा जा रहा है कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स हो गया, तो कितना टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम। तो जो नया वॉल्यूम है उसको आप ऊपर रखें और नीचे जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है उसको आप नीचे रखें। तो 4/3 पाई r³। ठीक है, ये 4/3 पाई 3 का क्यूब कितना होता है 27, और ये हो जाएगा r³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। 4/3 4/3 कट गया, पाई भी कट गया, और 27 बच गया, r³ कट गया, तो हुआ कितना 27। तो पिछले वाले जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था उससे 27 टाइम्स हो गया जब उसका रेडियस हो गया वॉल्यूम, जब उस स्फीयर का रेडियस 3 टाइम्स हो गया। तो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको लिखना था, उसको 3 टाइम्स करना था। 3r आपने लिख दिया, 3 पे क्यूब लगा दिया, r पे भी क्यूब लगा दिया, और 27 आपको मिल गया। 27 बचा, यानी कि 27 टाइम्स ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। तो यही है आपका सही जवाब। सीबीएसई 2011 में ये सवाल पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल सही से समझ आ गए होंगे। उसके अलावा आपको ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया है वो भी समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, और इस ट्रिक का उपयोग करके जिस तरीके से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे थे, उस ट्रिक का उपयोग करके आप आसानी से आंसर पर पहुंच सकते हैं। और हमने देखा किस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप मार्किंग में नंबर मत कटने दीजिएगा, आराम से लिखेंगे, नंबर नहीं कटेगा, प्रॉपर लिखेंगे। आपको बताना है एग्जामिनर को कि आपने लिखा क्या है, कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।